डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शब्द सागर। आज हमारी जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कभी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाते हैं या एकेडमिक एग्ज़ाम देने जाते हैं और क्रिया से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई वाक्य बना करके दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें यह क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, और तब बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि हम रट करके चले जाते हैं 2, 4, 10 वाक्य, 20 वाक्य अकर्मक के, 10, 20 वाक्य सकर्मक क्रिया के। लेकिन वहाँ जब कंपटीशंस में या एकेडमिक एग्ज़ाम में हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उस टाइम हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि अब हम किस क्रिया को अकर्मक लगाएं और किस क्रिया को सकर्मक लगाएं। तो आज ये बहुत छोटी सी वीडियो हम बना करके जो दे रहे हैं ये है बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो अकर्मक और सकर्मक क्रिया में कंफ्यूज रहते हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो अकर्मक और सकर्मक संबंधी जो दुविधा है वो समाप्त हो जाएगी, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ एक ऐसी ट्रिक भी हम आज दे देंगे जिससे आप किसी भी प्रकार का वाक्य हो जिसमें क्रिया से संबंधित पूछा जाए कि यह अकर्मक है या सकर्मक है तो उसे आप बखूबी समझ जाएंगे, क्योंकि वो ट्रिक के आधार पर सारे वाक्यों को आप उस मानक पर, उस कसौटी पर कस करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आपको यह पता चल जाएगा कि यह क्रिया अकर्मक है अथवा सकर्मक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक तो प्रश्न बेसिक पूछा जाता है कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। याद रखिएगा, रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद, यानी ये जो अकर्मक और सकर्मक क्रिया हम बता रहे हैं ये जो है वो किस आधार पर है? रचना के आधार पर। यानी रचना के आधार पर क्रिया के भेद जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक होती है आकर्मक और एक होती है साकर्मक। आकर्मक क्रिया और दूसरी होती है साकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया क्या होती है? अगर इसकी हम परिभाषा करें तो आकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। आपको यह पता चल गया कि रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक होती है आकर्मक क्रिया और एक होती है साकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया में कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, अर्थात अगर हम इसकी परिभाषा करें तो हम ये कह सकते हैं कि आकर्मक क्रिया में कर्म की अपेक्षा नहीं होती है अथवा कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। क्रिया का जिस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। लेकिन जब अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है तो यहां पर जो क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो सीधे किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। ये याद रखिएगा कि अकर्मक क्रिया में जो क्रिया का प्रभाव पड़ेगा वो कर्म पर ना पड़ करके कर्ता पर पड़ता है। यह याद रखिएगा कि अकर्मक क्रिया में जो क्रिया का प्रभाव होगा वो कर्ता पर पड़ेगा, क्योंकि कर्ता ही यहां पर होगा, कर्म होगा ही नहीं या कर्म की अपेक्षा ही नहीं होगी। लेकिन जब सकर्मक क्रिया होगी तो सकर्मक सामान्य सहित होता है। सकर्मक का मतलब ही होता है कर्म के साथ, यानी ये जो सकर्मक क्रिया होती है ये कर्म के साथ होती है और इसमें जो क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है? वो कर्म पर पड़ता है। और क्रिया का जिस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है उसी को कर्म हम कहते हैं। यानी सीधे समझ में बात यह आई कि अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और सकर्मक क्रिया पर कर्म पर पड़ता है। अब आइए हम कुछ वाक्य से आपको पहचान करके बताएं कि इसमें कौन सी क्रिया है। कॉन्सेप्ट के लेवल पर आप देखें, राधा रोती है। अब यहां पर अगर हम इसको कह दें कि ये रोती है जो क्रिया है वो आकर्मक है तो आप कहेंगे कि आकर्मक क्यों है? तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जो अकर्मक क्रिया होती है उसमें क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। अब यहां पर देखिए, रोती है ये क्रिया है और इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राधा पर पड़ रहा है। राधा यहां पर जो है वो कर्ता है, यानी इस क्रिया का प्रभाव
सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म यहां पर नहीं है, इसका मतलब ये हो गई आकर्मक क्रिया। आइए एक वाक्य देखिए यहां पर, दिलीप आम खाता है, सबसे नीचे वाला देखिए, इसमें है दिलीप आम खाता है। अब इस वाक्य को मैं कहूंगा कि यहां पर जो खाता है क्रिया वो है सकर्मक। अब आप फिर कहेंगे कि क्यों सकर्मक? अभी मैंने आपको यहां पर जब सकर्मक की परिभाषा बताई तो आपको यह बताया कि सकर्मक जो क्रिया होती है उसमें कर्म जरूर होता है और क्रिया का जो प्रभाव पड़ता है वो कर्म पर पड़ता है। और आपको साथ ही मैंने यह भी बताया था कि क्रिया का सबसे ज्यादा जिस पर प्रभाव पड़ता है वही कर्म होता है। अब यहां पर देखिए क्रिया क्या हो रही है, खाता है, यानी क्रिया खाने की हो रही है। और अब देखना है कि ये जो खाता है क्रिया है इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है। तो खाता है का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है। अब यहां पर जो आम है वो क्या है, कर्म है। और ये जो खाता है ये काम कौन कर रहा है, जो काम कर रहा होता है उसे कर्ता कहते हैं। काम कौन कर रहा है यहां पर, दिलीप, यानी दिलीप यहां पर करता है, खाता है क्रिया है और आम जो है वो कर्म है। यानी ये जो आम है ये कर्म है और यहां पर आप देखिए ये सकर्मक क्रिया है अर्थात कर्म के साथ है और यहां पर जो क्रिया का फल पड़ रहा है वो कर्म पर पड़ रहा है। तो ये तो हो गई आपके कॉन्सेप्ट की बात। अब आइए आपको हम एक ऐसी ट्रिक के आधार पर इन्हीं सब वाक्यों को सिद्ध करके दिखाते हैं कि कैसे आप इसको ट्रिक के माध्यम से पहचानते हैं कि कौन सी क्रिया वाक्य में अकर्मक है और कौन सी क्रिया वाक्य में सकर्मक है। तो एक उसका सबसे आसान ट्रिक है, आप देखें उसका आसान ट्रिक क्या है। आपको मैं बता दूं कि किसी भी वाक्य में जो भी आपको प्रश्न में दिया हुआ है उसमें क्रिया से ठीक पहले, कहां पर, क्रिया से ठीक पहले आपको लगाना है दो शब्द लगाना है, क्या लगा देना है और दूसरा है किसे, और इसी को आप किसको भी कह सकते हैं। यानी ये दोनों एक ही चीज हो गई, किसे या किसको, यानी किसे देना है किसको देना है, बात मतलब एक ही है। तो किसे या किसको लगा करके प्रश्न करें और या तो क्या लगा करके प्रश्न करें। कहां पर लगाना है, क्रिया से तुरंत पहले, क्रिया से तुरंत पहले क्या, किसे अथवा किसको लगा करके प्रश्न करने पर अगर कुछ उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक है और अगर कुछ उत्तर नहीं मिलता है लेकिन कोई काल्पनिक उत्तर मिलने की संभावना है तो भी क्रिया सकर्मक है। और अगर क्या या किसे या किसको वाक्य में ये जो क्रिया है उससे ठीक पहले लगाने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है या उत्तर मिलने की संभावना भी नहीं है तो सीधे सीधे क्रिया अकर्मक होती है। अब आप आइए इसको हम चेक करते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि राधा रोती है, देखिए राधा रोती है, इसी को हमने अभी कहा था आपसे कि अकर्मक क्रिया है। लेकिन इस आधार पर आप जरा चेक करें तो हम इसमें से सबको लगा करके एक बार देखते हैं। कहां मैंने कहा था कि सबसे जहां क्रिया होगी उसे ठीक पहले लगाना है, यानी यहीं पर लगाना है, यहीं पर। यानी क्या रोती है, उत्तर कुछ नहीं मिल रहा है। किसे रोती है, उत्तर नहीं मिल रहा है। किसको रोती है, उत्तर नहीं मिल रहा है। अब यहीं पर आप एक चीज ध्यान दें कि अगर कोई उत्तर नहीं मिलता है या उत्तर में कर्ता ही मिलता है, यानी सब्जेक्ट ही उत्तर में आता है, तो क्रिया अकर्मक होगी। यानी कोई उत्तर या तो नहीं मिलेगा और या तो उत्तर जो मिलेगा वो सब्जेक्ट ही होगा, कर्ता ही होगा, तो क्रिया होगी अकर्मक। अब यहां पर देखिए राधा रोती है क्रिया, इसमें रोती है क्रिया हो गई अकर्मक। दूसरा वाक्य भी देख लें, मोहन हंसता है। अब फिर प्रश्न लगाएंगे आप, हंसता है क्रिया है, उससे ठीक पहले क्या लगा करके प्रश्न करिए। यहां पर क्या लगा करके प्रश्न करिए, क्या हंसता है, फिर उत्तर में कुछ नहीं मिलेगा। किसे हंसता है, फिर उत्तर कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा लगाइए, किसको हंसता है, फिर कोई उत्तर नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्रिया हो गई यहां पर भी अकर्मक।
यहां पर देखिए चिड़िया उड़ रही है। अब फिर आप उड़ रही है क्रिया है यहां पर, इसके तुरंत पहले आप प्रश्न लगाइए क्या, किसे, किसको। क्या उड़ रही है? उत्तर कुछ नहीं। क्या उड़ रही है? चिड़िया उड़ रही है। यानी चिड़िया कर्ता, कर्ता ही उत्तर में मिल रहा है। और मैंने आपको बताया कि अगर वाक्य में क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको लगाने पर अगर उत्तर में कर्ता आए तो भी क्रिया क्या होती है? आकर्मक होती है। यहां पर देखिए आप, क्या उड़ रही है? चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया कर्ता है और उत्तर में कर्ता अगर मिलता है तो वहां पर क्रिया आकर्मक होती है। और यहां पर आप आइए अगला वाक्य देखिए, मोहन पत्र लिखता है। अब यहां पर लिखता है क्रिया है, इसमें आप प्रश्न लगाइए। ये जो प्रश्नवाचक शब्द मैंने बताया, क्या, किसे, किसको लगा करके देखिए क्रिया से तुरंत पहले क्या लिखता है। क्या लिखता है अगर हम आप यहां पर प्रश्न लगा करके, प्रश्नवाचक शब्द लगा करके पूछते हैं कि क्या लिखता है, तो वाक्य में ही लिखा हुआ है कि उसका जवाब पत्र लिखता है। और यहां पर आपको देखिए कर्म मिल गया, यहां पर जवाब मिल गया। मैंने कहा था कि अगर जवाब में कर्ता ना मिले, बाकी अगर कोई जवाब मिलता है या कोई काल्पनिक जवाब ही मिलता है तो भी वहां पर क्रिया सकर्मक होगी। अब यहां देखिए क्या लिखता है? पत्र लिखता है। आगे आप देखें, दिलीप आम खाता है। फिर आप प्रश्न लगाइए यहां पर, खाता है, क्या खाता है, किसे खाता है, किसको खाता है। लगा के आप देखिए किसे खाता है, किसको खाता है, क्या खाता है। क्या खाता है लगाएंगे आप, तुरंत उत्तर मिलेगा आम खाता है। यानी यहां पर जो खाता है क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। अगर हम इस आम को हटा दें, यहां पर सिर्फ लिखा है दिलीप खाता है। अब आप प्रश्न लगाइए, खाता है क्रिया है, उसके तुरंत पहले प्रश्नवाचक शब्द आप लगाइए क्या, किसे या किसको। क्या खाता है? अब इस वाक्य में तो उत्तर नहीं है, लेकिन एक काल्पनिक उत्तर मिलने की संभावना है। क्या खाता है? कुछ जरूर खा रहा होगा, चाहे सेब खाता है, चाहे खाना खाता है, चाहे आम खाता है, अंगूर खाता है, कुछ खाता है। इसका मतलब एक उत्तर मिलने की संभावना है, और जो वो कर्ता नहीं है। अगर कर्ता मिलता है उत्तर में तो वो अकर्मक में जाता है, लेकिन अगर कर्ता के अतिरिक्त कोई उत्तर मिलने की संभावना है या वाक्य में ही उसका उत्तर मिलता है तो वहां पर क्रिया सकर्मक होती है। अर्थात ये खाता है क्रिया यहां पर सकर्मक होगी। एक यहां पर और देख लें आप, चिड़िया उड़ रही है। अभी आपने देखा कि चिड़िया उड़ रही है, ये आकर्मक है। अगर मैं इसी को थोड़ा सा बढ़ा करके दे दूं कि चिड़िया, एक दूसरा वाक्य, चिड़िया आसमान में उड़ रही है, आसमान में उड़ रही है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो सकर्मक हो गया, लेकिन ये सकर्मक नहीं हुआ। आपको मैंने कहा है कि कहां पर लगाएंगे प्रश्नवाचक शब्द, क्रिया के ठीक पहले। क्रिया इसमें क्या है? उड़ रही है। अब आप यहां लगाइए क्या उड़ रही है, तो वही चिड़िया कर्ता उत्तर में आएगा। किसे उड़ रही है? कुछ नहीं उत्तर में आएगा। किसको उड़ रही है? कुछ नहीं उत्तर में आएगा। तो ये जो आसमान में लगा दिया गया, इसका मतलब आप इस उड़ रही है क्रिया को इस वाक्य में सकर्मक मत समझ लीजिएगा, क्योंकि यहां पर क्या, किसे, किसको लगाने में सिर्फ उत्तर में कर्ता आ रहा है, और अगर कर्ता आ रहा है, इसके अलावा कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो वहां पर क्रिया अकर्मक ही होगी। तो इस प्रकार आप कोई भी वाक्य हो, उसे आप यही तीनों शब्द क्या, किसे या किसको, ये लगा करके कहां पर लगाना है? क्रिया से ठीक पहले लगाना है। इसे लगा करके आप चेक करेंगे तो हमेशा के लिए ये जो दुविधा थी आपकी कि कौन सी क्रिया अकर्मक है, कौन सी क्रिया सकर्मक है, ये शायद आपकी अब दूर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपकी अकर्मक और सकर्मक क्रिया से संबंधी जो समस्या थी वो भी समाप्त हो गई होगी। अब अगर आप कॉम्पिटिशन्स में या एकेडमिक एग्जाम में प्रश्न को देखेंगे तो अकर्मक और सकर्मक बहुत आराम से पहचान जाएंगे और प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को, जो हमारा चैनल है हिंदी शब्द सागर, उसे अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।